हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है युवराज सिंह ठाकुर और मैं आपको वेलकम कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल युवराज सिंह ठाकुर में। नीट जेई फाउंडेशन बैचेस केमिस्ट्री का आज होने वाला है आपका चैप्टर नंबर सेकंड, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम का फाइनल पार्ट। इससे पहले 3 पार्ट्स में मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। आज जो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। ये वीडियो थोड़ी सी नॉर्मल वीडियो से थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि आज जो है मैं इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा। मैंने कहा था 4 लेक्चर्स में जो वीडियो पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी। कल फिजिक्स का लेक्चर जो है वो आप लोगों का आया था। कल संडे है, इसी वजह से जो है हॉलीडे रहेगा। मंडे को वापस फिजिक्स, वेडनेसडे फिजिक्स, फ्राइडे फिजिक्स, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे जो है वो केमिस्ट्री की क्लासेस रहेंगी। मैंने आप लोगों को बताया था। इस चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। क्विक रिविजन अगर आप लोगों को करना चाहें तो आप एक बार वो वीडियोस वापस से देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग आज डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम के साथ। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है। इससे पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रम मैं आप लोगों को बता चुका था। तो देखिए, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि ये जो मॉडल है ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन के जैसी स्पीशीज के लिए ही लीगल है। किसी और स्पीशीज में जो है बोहर का मॉडल जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब जितने भी हैं आपके वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन वाले एटम, उसी में क्या होता है जो बोहर का मॉडल है वो आपका एप्लीकेबल होता है। इसकी पॉस्टुलेट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें कि बोहर मॉडल अल्टीमेटली क्या कहता है, तो ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसी वजह से यहाँ पर ये प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। बाकी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। एक एटम के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, मतलब एक न्यूक्लियस होता है। आई मीन टू से, तो एटम और बोहर के एटॉमिक मॉडल ने क्या कहा कि जो एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, मतलब एटम के साइज से बहुत ही छोटा, पॉजिटिवली चार्ज मतलब जिसमें प्रोटॉन्स हो, वो न्यूक्लियस कहाँ रहेगा, सेंटर में रहेगा। और उसके आइट साइड में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। किस ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में, मतलब एक सर्कल के पाथ में जो है। आप सभी लोगों ने बोहर्स मॉडल का डायग्राम देखा ही होगा कि सर्कुलर पाथ में क्या होगा, आपका एनर्जी जो है वो मूव करेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट्स which have a fixed value of energy, hence these orbits are called energy levels or stationary states। कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे इन ऑर्बिट में, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन आपके इन सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर घूम रहे हैं, उन सभी की जो वैल्यू ऑफ एनर्जी होगी वो क्या होगी, बिल्कुल फिक्स होगी। एक फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी उन लोगों का होगा। और इसीलिए इन ऑर्बिट्स को क्या कहा जाता है, एनर्जी लेवल्स या फिर स्टेशनरी ऑर्बिट्स के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें क्या नंबर दिए गए हैं, तो दे आर नंबर्ड एज 1 2 3। दिस आर ऑल्सो नोन एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इन्हें क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। जस्ट गिव मी अ मिनट। इन नंबर्स को क्या कहा जाता है, नंबर्स को कहा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को, क्या एनर्जी का फार्मूला ई एन इज इक्वल्स टू आर एच जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, जहाँ पर एन की वैल्यू 1 2 3 या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आर एच क्या है आपका, ये है आपका राइटबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा कि राइटबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, तो 2.18 इंटू 10⁻−18 जूल होती है। और z यहाँ पर क्या है, आपका एटॉमिक नंबर है। ई एन के बाद में जब हम लोग रख देंगे तो फॉर्मूले से यहाँ पर जो है इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इसका डिटेल सोल्यूशन मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इसलिए इस चीज़ को मैं रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो तीसरी पॉस्टुलेट क्या कहती है कि सिंस द इलेक्ट्रॉन्स revolve in only in those orbits which have fixed value of energy, hence electrons in atom can have only certain definite values of energy and not of their own। the energy of an electron is quantized, कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो क्वांटाइज्ड होगी। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि हमेशा इंटीजर्स के फॉर्म में चलेगी। 1 अमाउंट ऑफ एनर्जी, 2 अमाउंट ऑफ एनर्जी, 3 अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी, और हमेशा उसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, फिक्स। जैसे एन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों की एनर्जी की वैल्यू फिक्स। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों की एनर्जी का वैल्यू बिल्कुल फिक्स। वो कहा आपके बोहर ने, और उन्हें क्या कहा है, इसीलिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की वो कैसी होगी, आपकी क्वांटाइज्ड होगी। लाइक एनर्जी, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम also have certain definite value and not any value of their own।
कि देखिए अगर एक कहा है कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट है, तो के शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो के शेल में घूमेगा, एल शेल का इलेक्ट्रॉन एल में घूमेगा, एम का एम में घूमेगा और एन का एन में घूमेगा। तो सर्कल जब एक बार आप ड्रॉ करते हैं तो सेंटर एक लेके रेडियस तो सेम हो जाता है। तो उस सर्कल में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी कैसा हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, उसका खुद का कोई एंगुलर मोमेंटम वहां पर नहीं होगा। एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या होता है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर मूव करता है, सर्कल की सर्कमफेरेंस के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो कहीं भी हो पूरे सर्कमफेरेंस में उसके सेंटर उसके रेडियस के साथ एक एंगल जरूर बनाएगा, उसी को एंगुलर मोमेंटम जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एम वी आर इज इक्वल्स टू आर एन एच अपॉन पाई, जहाँ पर एन क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट टर्म देखिए, तो एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज और गेन एनर्जी व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द सेम शेल, कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने शेल में, जैसे के शेल वाला इलेक्ट्रॉन के शेल में, एल शेल वाला इलेक्ट्रॉन एल शेल में है, तो वो ना तो एनर्जी को लूज करेगा और ना ही एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा। ना ही एनर्जी लूज करेगा और ना ही एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। लास्ट वाला क्या बोलता है, मतलब नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कहती है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी इट गेट्स एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल्स एंड व्हेन इट डी एक्साइट्स इट लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड कम्स टू द लोअर एनर्जी लेवल्स। कि क्या होगा कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाती है, पिछले में उसने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो अपने शेल के अंदर एनर्जी गेन और लॉस नहीं करेगा, तो अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट हो जाएगा और क्या होगा, अपर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। और जब उसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो वो वापस अपने शेल में क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। इसी को कहा जाता है आपके बोहर्स के मॉडल के 6 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स यहाँ पर हैं। ठीक है, ये सभी लोगों को क्लियर होगा। ये डायग्राम आप एक बार के लिए देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वी कैन लीव इट, लेमन सीरीज, बेलमर सीरीज, नो नीड टू स्टडी पैशमन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, बर्न सीरीज। आइसोलेशन एनर्जी के, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी देख लेते हैं एक बार कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम द एटम सो एज टू कन्वर्ट इन अ पॉजिटिव आयन। कि क्या होता है कि एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली बाहर निकालने में किसी भी एटम से, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है वो पर्टिकुलर एटम के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपने ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़कर बाहर निकले, उस अमाउंट के लिए उसको जो एनर्जी दी जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कहा जाता है। ऐसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। इस चीज़ के बारे में आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट की वजह से आज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया है, वो है कि बोहर्स के मॉडल में काफ़ी सारी चीज़ें थी लेकिन इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस भी थी। एक तो इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटम्स, की लाइन स्पेक्ट्रम को नहीं बता पा रहा था। लाइन स्पेक्ट्रम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो आपके कलर्स बार बार चेंज होते हैं, उसका कारण क्या होता है, बोहर्स मॉडल नहीं बता पा रहा था। इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स अबाउट ड्यूप्लेट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, के हाइड्रोजन के बारे में जो है मेन नॉलेज नहीं दे पा रहा था कि हाइड्रोजन का जो ड्यूप्लेट कैरेक्टरिस्टिक है, वो ड्यूप्लेट कैरेक्टरिस्टिक की क्या रीज़न है, ये आपका जो है बोहर का मॉडल नहीं बता पा रहा था। अगला देखें तो इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन स्प्लिटिंग लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड, जीमन इफेक्ट एंड द स्टार्क इफेक्ट। जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को भी ये नहीं बता पा रहा था। अब देखिए, इफ द सोर्स, स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, इफ द सोर्स emitting the radiation is placed in a magnetic or electric field, it is observed that each spectrum light splits up in number of lines. Splitting of spectral lines in magnetic field is known as Zeeman effect, while splitting of spectrum lines in electric field is known as Stark effect. देखो, आपका जीमन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट को भी बोहर का मॉडल जो है वो नहीं बता पा रहा था। अल्टीमेटली जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या होते हैं कि अगर सोर्स ऑफ एनर्जी है, इफ द सोर्स इमिटिंग द रेडिएशन, अगर कोई भी आपका सोर्स है जिससे रेडिएशन निकल रही है, फॉर एग्जांपल कोई भी बैटरी है जिससे जो है चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, उसे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, अगर एक स्पेक्ट्रल लाइन है तो बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस में डिवाइड हो जाती है। अगर वो स्पेक्ट्रल लाइंस आपकी मैग्नेटिक फील्ड में डिवाइड होगी तो जीमन इफेक्ट कहेंगे, और वही स्पेक्ट्रम लाइट अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी या फिर डिवाइड होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टार्क इफेक्ट कहेंगे। तो बोहर का मॉडल ये भी नहीं बता पा रहा था कि सेम सोर्स ऑफ रेडिएशन से निकलने के बावजूद भी एनर्जीज की जो लाइंस हैं वो डिवाइड क्यों हो रही हैं।
मतलब ये बताने में भी जो है बोहर्स का मॉडल क्या था, इनकेपेबल था। एक और रीज़न था जिस वजह से इस मॉडल को डिस्कार्ड किया गया। नेक्स्ट देखें तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय कोवलेंट बॉन्ड्स, कि उनके हिसाब से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल का अपने शेल में ही रहेगा। ट्रांसफर कब होगा, जब एनर्जी जो है उसको एग्जिबिट हो जाए, वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाए, और जब एनर्जी वापस उसकी निकल जाएगी तो वापस नीचे आ जाएगी। तो इस हिसाब से दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो नहीं कर पा रहे थे। तो आपका बोहर्स का मॉडल ये भी नहीं बता पाया कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। और ही इग्नोर्स द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्ट हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन शॉर्ट कहें तो हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन करने में जो बोहर्स का मॉडल था वो क्या था, इनकैपेबल था। यही कुछ रीजंस थे जिस वजह से बोहर के एटॉमिक मॉडल को क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। अब इसमें दो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला तो जो है वो हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और दूसरा है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर का मतलब क्या है कि जिस तरह से लाइट रेज और पार्टिकल्स दोनों फॉर्म में ट्रेवल करती है, उसी तरह मैटर के भी क्या होते हैं, ड्यूअल बिहेवियर होते हैं। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो मेनली इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एक तो आपका डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के ऊपर, और दूसरा हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। अगर हम लोग बात करें आपके ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर के बारे में, तो वो क्या कहता है कि डी ब्रॉगली प्रपोज दैट मैटर शुड एग्जिबिट ड्यूअल बिहेवियर दैट इज बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टी। और डी ब्रॉगली के हिसाब से एक मैटर के अंदर पार्टिकल एज वेल एज वेव लाइक दोनों ही प्रॉपर्टीज जो हैं वो होती हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज अ वेव कैरेक्टर। The wavelength associated with ordinary objects are so short because of their large masses that their wave properties cannot be detected. The wavelength associated with electrons in subatomic particles with very small mass can however be detected experimentally। कि डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि एक मैटर के अंदर दोनों ही कैरेक्टर्स होते हैं, आपका वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। तब डी ब्रॉगली से सब पूछा गया होगा, हम मान लेते हैं कि ऐसा पूछा गया होगा कि सर एक बात बताइए, अगर वेव नेचर होता है तो फिर हमें वो वेव्स दिखाई क्यों नहीं देती हैं। तो उसका रीज़न डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि जो डेंसर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके जो मासेस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल आप हो या मैं हूँ, हम लोगों का मास जो तो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, और उसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। इसी वजह से बड़े मैटर्स का क्या किया जाता है, जिसका मास बहुत ज़्यादा हो उसकी वेवलेंथ जो है वो बताई नहीं, डिफाइन नहीं की जा सकती, डिटेक्ट नहीं की जा सकती। और जो छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका मास भी कम होता है, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी वेवलेंथ जो है वो आप डिटेक्ट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी आपके डी ब्रॉगली ने, और इसी को कहते हैं ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर बाय डी ब्रॉगली, जिसे बताने में बोहर्स का मॉडल जो है वो आपका फेल हो गया था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में जो है यहाँ पर बात आती है कि हेजनबर्ग्स का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। तो ये कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। if attempts is made to necessary of two quantities with higher accuracy the other becomes less accurate, the product of uncertainty in position। देखिए, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है आपका, कोई भी स्मॉल पार्टिकल क्या कर रहा है आपका, मूव कर रहा है एटम के अंदर, तो उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम, मतलब वो एग्जैक्टली अभी किस पोजीशन पे है और किस स्पीड के साथ चल रहा है, इन दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं बताया जा सकता। यही कहता है आपका हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर आप उसकी एक्यूरेट पोजीशन बता देंगे तो आप जो है उसका एक्यूरेट मोमेंटम नहीं बता पाएंगे, और अगर उसका एक्यूरेट मोमेंटम बता देंगे तो उसकी एक्यूरेट जो है पोजीशन नहीं बता पाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? होप सो। इसमें किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। देखिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करके दिया हुआ है कि सपोज वी अटेम्प्ट to measure both the position and momentum of an electron to plan out the situation of an electron। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बस इतनी ही चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम और पोजीशन एक साथ एक्यूरेटली जो है नहीं बताई जा सकती है। ये किसने कहा था, हेजनबर्ग ने कहा था अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस क्या है, तो इट रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ एंड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्टेटेड इन अ बोहर्स मॉडल। की इसने क्या किया था,
जो ट्रेजेक्ट्री पार्ट या जो फिक्स्ड पार्ट बोहर ने बताया था कि एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमेगा, उस चीज़ को क्या की यहाँ पर उसने बैंड बजा दी। और बोहर्स का मॉडल जो है वो इन दो कारणों की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया कि यार भैया बोहर्स के मॉडल में जो है अब दम हमें दिखाई नहीं दे रहा है, और इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, बोहर के मॉडल को रिजेक्ट करके एक नए मॉडल की तरफ चलेंगे। और वो जो नया मॉडल है, वो नया मॉडल कौन सा है, आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एक दिन में तो बन नहीं गया होगा, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हुई है, वो हम एक एक करके बात करते हैं। बात कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए आपका सूटेबल है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ये नेग्लिजिबल हो जाता है, क्योंकि कोई भी बड़ा व्यक्ति, कोई भी बड़ा मास प्रोडक्ट है तो उसकी पोजीशन, उसकी स्पीड एक साथ बताने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स इज अ थ्योरेटिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव बीन बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टी। सॉरी, देखिए, तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, थ्योरेटिकल साइंस होता है। जिस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है, उसी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स होता है। तो क्वांटम वर्ड होता है दरअसल ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बहुत ही छोटा, वेरी टाइनी या मिनिस्कल पार्टिकल को क्या कहा जाता है, क्वांटम कहा जाता है। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स होता है वो क्या होता है, एक थ्योरेटिकल साइंस होता है जो डील करता है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, सॉरी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। इस टर्म को यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस की स्टडी में काम आता है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिन्हें क्या किया जाए, माइक्रोस्कोप से देखा जाए। उन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की स्टडी के लिए क्या किया जाता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, सॉरी क्वांटम मैकेनिक्स को जो है वो यूज किया जाता है। और किस तरह के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जिनमें वेव एज वेल एज पार्टिकल दोनों नेचर प्रेजेंट हो, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स यूज किया जाता है। जैसे डी ब्रॉगली ने आपको बताया कि मैटर के अंदर वेव एज वेल एज पार्टिकल दोनों ही नेचर होते हैं, तो उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो क्या किया जाता है कि क्वांटम मैकेनिक्स का एक थ्योरेटिकल साइंस है। थ्योरेटिकल साइंस का मतलब है कि रिटर्न कुछ किताबों जैसा नॉलेज इसका आपको मिलेगा, जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जिसमें पार्टिकल और वेव लाइक प्रॉपर्टी दोनों प्रॉपर्टी हो, उनके मोशन के बारे में कि आखिर वो कैसे चल रहे हैं, उसकी स्टडी की जाती है क्वांटम मैकेनिक्स में। और ये जो है इसके लिए इक्वेशन दी थी शॉर्डिंजर ने। क्वांटम मैकेनिक्स की जो इक्वेशन है वो किसने दी थी, आपके शॉर्डिंजर ने दी थी। ठीक है, ये इक्वेशन जो है आप लोगों को कॉलेज लेवल के ऊपर जब आप हाई लेवल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब काम की है, अभी ये जो इक्वेशन है बिल्कुल भी काम की नहीं है, इसीलिए इस इक्वेशन को मैंने यहाँ मेंशन भी नहीं किया है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इस इक्वेशन में जो आपका इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन है उसे डिफाइन किया जाता है साई से। ये जो सिंबल आप लोग देख रहे हैं, त्रिशूल जैसा है जो सिंबल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये त्रिशूल जैसा जो सिंबल है, सिंबल है आपके साई का। किसका सिंबल है, सिंबल है आपके साई का। ठीक है, दिस वेव फंक्शन स्टोर्स ऑल द एनर्जी this wave function stores all the information about an electron like energy position or vital etc. As such it has any physical significance. The information stored in psi is an about electron extracted, कि जो भी information psi के अंदर आती है वो information कैसी आती है, आपकी electron extracted आती है। Is it clear to everyone? Hope so this is clear till here to everyone. नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो साई के अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर होती है, वो इन्फॉर्मेशन आपकी स्टोर होती है क्वांटम नंबर्स के फॉर्म में। क्वांटम नंबर्स जो है वो अल्टीमेटली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वांटम वर्ड का मीनिंग मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि क्वांटम वर्ड का मीनिंग क्या होता है। एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स या एक्सट्रीमली मिनिस्कल पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, क्वांटम कहा जाता है। टोटल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, प्रोबेबिलिटी, डेंसिटी, दिस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लीव इट। यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्टार्टिंग में जो है 3 ही तरह के क्वांटम नंबर्स आप लोगों के डिसाइड किए गए हैं। पहला है आपका
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और तीसरा है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर आपसे क्वांटम नंबर की डेफिनेशन पूछी जाए तो क्वांटम नंबर की अल्टीमेटली जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, तो quantum numbers are a set of four numbers with the help of which we can get complete information about the electron in an atom। क्वांटम नंबर क्या होते हैं, चार नंबरों का सेट होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, जिसके बेसिस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि उसकी लोकेशन, उसकी लोकेशन, उसकी एनर्जी और उसका टाइप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड, शेप, ओरिएंटेशन, सब कुछ एक इलेक्ट्रॉन की सिर से लेकर पैर तक की सारी ही इंफॉर्मेशन आपको जिन नंबरों से मिलती है वो क्या होते हैं, क्वांटम नंबर्स होते हैं। मतलब अल्टीमेटली क्वांटम नंबर आपको सिर से लेकर पैर तक सब कुछ बता सकता है आपके एक इलेक्ट्रॉन के बारे में। टोटल चार तरह के क्वांटम नंबर होते हैं। पहला जो क्वांटम नंबर होता है वो होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे स्मॉल n से जो है वो हम लोग डिनोट करते हैं। और ये क्या बताता है, ये बताता है आपका, इट टेल्स अबाउट द शेल टू विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, कि इलेक्ट्रॉन आखिर किस शेल में है, ये बताने का काम कौन करता है, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर करता है। n की जो वैल्यू है 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी तक n की जो है वैल्यू होती है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, शेल बताता है कि किस शेल से आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो बिलोंग करता है। दिस नंबर हेल्प्स टू एक्सप्लेन द मेन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जर्म्स बिटवीन दिस शेल्स। ये क्या करता है, मेन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम को बताता है कि इलेक्ट्रॉन अगर एक शेल से दूसरे शेल के अंदर जंप कर रहा है तो वो कैसे जंप करेगा, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कौन सा कलर चेंज करेगा, ये सारी ही चीज़ें जो है बताने का काम कौन करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर करता है। इट गिव्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, लार्जर द वैल्यू ऑफ एन इज द लार्जर द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये एवरेज डिस्टेंस बताता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की कहाँ से न्यूक्लियस से कितनी दूरी है उसकी। मतलब n की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, जैसे 1 2 3 4, जैसे जैसे शेल बढ़ता जाएगा, अगर n की वैल्यू 10 है मतलब न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई है, बहुत ही ज़्यादा हो गई है। अगर एक 5n लिखा है, एक 10n लिखा है, तो न्यूक्लियस के पास में जो होगा वो होगा 5n और जो दूर होगा वो कौन सा होगा, 10n। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस को बताने का भी काम यहाँ पर जो है वो करता है। इट कंप्लीटली डिटरमाइंस द एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम और एन हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ये हाइड्रोजन एटम के अंदर कितनी एनर्जी होगी और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के अंदर कितनी एनर्जी होगी, सारी चीज़ों को जो है बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने का काम आपका करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होगा, 1 सबसे छोटा, 2 से बड़ा, 3 से बड़ा, 5 इससे बड़ा। फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एनर्जी डिपेंड्स ऑन बोथ प्रिंसिपल एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं किसी भी शेल में वो हो सकते हैं 2n²। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो क्वांटम नंबर मेनली आपका क्या क्या बताता है, एक तो आपको शेल के बारे में बताता है, इट टेल्स अबाउट द शेल टू विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग, इलेक्ट्रॉन किस शेल से बिलोंग करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मेन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम बताता है आपको, और मेन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम में क्या बता रहा है, मतलब ये अल्टीमेटली तो क्या बताता है, तो एवरेज डिस्टेंस बताता है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से। और दूसरी जो है वो क्या बताता है कि एनर्जी जो है हाइड्रोजन एटम की कितनी होगी वो, और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की एनर्जी कितनी होगी वो बताने का काम करता है। वैसे तो मेरा टारगेट था कि मैं आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूं, बट वीडियो जो है ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं एज़ कंपैरेटिवली देखें तो। थोड़ा सा टॉपिक, 3 तरह के क्वांटम नंबर्स आप लोगों के बस और बचे हैं। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के थोड़े से शेप के बारे में बात करनी है, और आओ प्रिंसिपल के साथ ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में इतना ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, तो हाँ, वी कैन leave that chapter for the next class. In the next class definitely this chapter is just going to get over. Till then हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपके अपने चैनल युवराज सिंह ठाकुर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे।